नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण में जो हम समास पढ़ रहे हैं, उस समास प्रकरण के अंतर्गत आज हम द्विगु और द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपने समास के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों समास के पिछले वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो आज हम समास पढ़ेंगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो समास का जो प्रकरण है वो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम समास में द्विगु समास की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, संख्या पूर्व द्विगु यानी पूर्व पद में अगर संख्या होती है या पूर्व पद संख्यावाची होता है तो उसे द्विगु समास कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो सूत्र है, इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची यानी दोस्तों देखिए, पूर्व पद जो होगा वो तो होगा संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है, तब वह द्विगु समास कहलाता है। तो दोस्तों द्विगु समास में जो पूर्व पद है, पूर्व पद संख्यावाची होता है और जो उत्तर पद है, उत्तर पद संज्ञावाचक होता है। तो दोस्तों उसे द्विगु समास कहते हैं। तो दोस्तों जो द्विगु समास होता है, इस द्विगु समास में जो पूर्व पद है वो संख्यावाची रहेगा। तो आपको अगर कोई संख्या पद दिखता है तो उसमें द्विगु समास होता है, और जो उत्तर पद उसी में ही उत्तर पद जो है वो संज्ञावाचक होता है, तो वहाँ द्विगु समास होता है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों द्विगु समास की जो पहचान है वो है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है। यानी दोस्तों ये जो समास होता है समूह अर्थ में होता है। ये आपको याद रखना है कि द्विगु समास समूह अर्थ में होता है। समस्त पद सामान्य रूप से नपुंसक लिंग के एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। समस्त पद जो रहेगा दोस्तों, समस्त पद जो मैंने अव्ययीभाव समास में बताया था, शुरू में ही जब समास का जो प्रकरण स्टार्ट किया था उसमें बताया था मैंने, समस्त पद और व्यस्त पद की चर्चा की थी। तो दोस्तों आप वहाँ पे देख सकते हैं कि व्यस्त पद और जो समस्त पद है वो कौन सा होता है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो समस्त पद रहेगा, उस समस्त पद में सामान्य रूप से नपुंसक लिंग के एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। यानी जो सामान्य इसका जो रूप बनेगा दोस्तों, वह रूप या तो नपुंसक लिंग एक वचन में या फिर स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके विग्रह वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों जो विग्रह वाक्य होगा, उस विग्रह वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो दोस्तों ये द्विगु समास की शर्त है कि जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है और जो उत्तर पद है वो संज्ञावाचक होता है, और ये समूह अर्थ में होता है। और जो समस्त पद बनता है सामान्य रूप से वह नपुंसक लिंग एक वचन में या फिर स्त्रीलिंग एक वचन में बनता है। और यह जो विग्रह वाक्य है, विग्रह वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, अब ये तो थे दोस्तों इसके कुछ नियम द्विगु समास में।
अब द्विगु समास के उदाहरण देखते हैं। देखो पहला उदाहरण दोस्तों, त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः। त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः। तो दोस्तों पहली शर्त तो ये थी कि जो द्विगु समास है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो दोस्तों यहाँ त्रिय है, त्रिय यानी 3, तो पूर्व पद ये है, तो पूर्व पद तो क्या हो गया इसमें दोस्तों, संख्यावाची, और जो उत्तर पद है वो संज्ञावाचक। भुवन यहाँ पर एक संज्ञावाचक शब्द है। और दोस्तों आगे है समाहार। समाहार यानी समूह अर्थ में है, इसलिए इसका जो समस्त पद है वो बन जाएगा त्रिभुवनम। त्रिभुवनम बन जाएगा दोस्तों, जो नपुंसक लिंग एक वचन में बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो नियम देखे थे, नियम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है कि जो पूर्व पद है वो तो संख्यावाची है, और जो उत्तर पद है वो उत्तर पद संज्ञावाचक है, और यह है समूह अर्थ में है। और जो समस्त पद जो बन रहा है, समस्त पद त्रिभुवनम, ये नपुंसक लिंग एक वचन में बन रहा है। तो दोस्तों यह है पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। तो चतुर्णाम यानी चतुर यानी 4, यहाँ पर संख्यावाची सब पद है, यहाँ पर ये पूर्व पद उत्तर पद है। युगानाम ये है दोस्तों संज्ञावाचक, और समाहार यानी समूह अर्थ में है। तो दोस्तों इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा चतुर्युगम। दोस्तों रूप बनेगा चतुर्युगम। चतुर्युगम जो रूप बनेगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द्विगु समास में अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। पंचानाम पात्राणाम समाहारः। तो पूर्व पद जो है, पूर्व पद संख्यावाची है, और जो उत्तर पद है, उत्तर पद दोस्तों संज्ञावाचक है। तो और यहाँ पर समाहार यानी समूह अर्थ में है। तो दोस्तों ये नियम यहाँ पे लग रहे हैं। तो इसका रूप नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा, पंच पात्रम बनेगा दोस्तों, 5 पात्रों का समूह है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचानाम रात्रिनाम समाहारः। ये पूर्व पद संख्यावाची है, उत्तर पद जो है वो संज्ञावाचक है दोस्तों, और समूह अर्थ यानी समाहार अर्थ में है, समूह अर्थ में है ये। तो यहाँ पर पद बन रहा है समस्त पद पंचरात्रम, और पंचरात्रम जो पद बन रहा है वो नपुंसक लिंग एक वचन में बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तानाम ऋषिनाम समाहारः। सप्तानाम यानी सप्त यानी 7, पूर्व पद है, पूर्व पद संख्यावाची है दोस्तों, और जो उत्तर पद है, उत्तर पद जो है संज्ञावाचक है। ऋषि नाम, ऋषि जो शब्द है वो संज्ञावाचक है और समूह अर्थ में है। तो यहाँ पर जो समस्त पद बनेगा दोस्तों वो बनेगा सप्तर्षि ही। तो दोस्तों समस्त पद बन रहा है सप्तर्षि ही। नेक्स्ट देखते हैं, द्विगु समास इकारांत स्त्रीलिंग के रूप। तो दोस्तों द्विगु समास जो है वो इकारांत स्त्रीलिंग में भी बनता है। तो यहाँ पर इसके रूप देखते हैं। अब त्रियाणाम लोकानाम समाहारः। यहाँ पर जो पूर्व पद है, पूर्व पद संख्यावाची है और लोकानाम संज्ञावाची है, समूह अर्थ में है। तो दोस्तों ये इकारांत स्त्रीलिंग में रूप बन रहा है त्रिलोकी। इकारांत स्त्रीलिंग में रूप बनेगा दोस्तों त्रिलोकी। नेक्स्ट है पंचानाम वटानाम समाहारः। पंचानाम वटानाम समाहारः। पूर्व पद संख्यावाची है, उत्तर पद जो है वो संज्ञावाचक है दोस्तों और समूह अर्थ में है। यहाँ पर रूप बन रहा है पंचवटी। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता रहता है पंचवटी जो है। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तानाम शतानाम समाहारः। यानी सप्त यानी जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है और जो शतानाम है उत्तर पद वो संज्ञावाचक है और समूह अर्थ में है। तो दोस्तों शब्द बनेगा यहाँ पर जो समस्त पद है वो बनेगा सप्तशती। दोस्तों ये इकारांत स्त्रीलिंग के रूप देके हमने
नेक्स्ट देखते हैं अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। अष्ट यहाँ पर पूर्व पद है, पूर्व पद संख्यावाची है। अध्यायानाम जो है उत्तर पद है वो संज्ञावाचक है और समूह अर्थ में है। तो यहाँ पर दोस्तों इकारांत जो स्त्रीलिंग है उसमें रूप बन रहा है अष्टाध्यायी। तो दोस्तों ये था द्विगु समास, बहुत ही इजी समास है दोस्तों, और मैंने महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिए हैं इसमें जो आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो समास है वो है दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की चर्चा करते हैं हम। द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है दोस्तों। दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है। अतः इस समास को उभयार्थ प्रधान समास कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि उभयार्थ प्रधान समासक है। उभयार्थ प्रधान समास जो है वो है द्वंद्व समास, यानी उभय यानी दोनों अर्थों की इसमें प्रधानता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं इसमें। इस समास में समस्त पद का लिंग उत्तर पद के लिंग के अनुसार निर्धारित होता है। तो दोस्तों जो समस्त पद रहेगा, जो समस्त पद बनेगा, उस समस्त पद का लिंग उत्तर पद के लिंग के अनुसार निर्धारित होता है दोस्तों। तो इसमें ये दो नियम हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही द्वंद्व समास विधायक सूत्र चार्थे द्वंद्व है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि द्वंद्व समास विधायक सूत्र द्वंद्व समास विधायक सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो चार्थे द्वंद्व है, द्वंद्व समास विधायक सूत्र है। तो द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंटिन्यू करके चलते हैं और नियम देखते हैं। इसमें है च का मतलब होता है दोस्तों और। च के अर्थ में समर्थ पद का किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाता है, यानी च के अर्थ में यानी और। तो दोस्तों द्वंद्व समास होता है उसमें च का अर्थ होता है, तो च के अर्थ में समर्थ पद का किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वंद्व समास को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वो है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है दोस्तों एक शेष द्वंद्व, तीसरा है समाहार द्वंद्व। तो दोस्तों द्वंद्व समास जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन इसके अब देखते हैं, जो भेद दे रखे हैं, विभक्त किए गए हैं 3 भागों में, इन तीनों भागों को क्रमशः हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला जो भाग है वो है इतरेतर द्वंद्व। इसका नियम क्या है दोस्तों? सभी पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है। जो भी पद होगा सभी पदों का दोस्तों अलग अलग अस्तित्व होता है। समस्त पद में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। जो समस्त पद रहेगा उस समस्त पद में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं दोस्तों। 2 पद होने पर समस्त पद द्विवचन में, यानी जब 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, अगर यहाँ पर 2 पद रहते हैं इस समास में, तो द्विवचन में, तथा 2 से अधिक पद होने पर समस्त पद बहुवचन में होता है। तो दोस्तों जो समस्त पद रहेगा वो अगर 2 पद रहेंगे तो द्विवचन में हो जाएगा, और 2 से अधिक पद होंगे तो जो समस्त पद है वो बहुवचन में होगा। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है कि समस्त पद में जो होता है द्विवचन में, अगर 2 पद हैं तो द्विवचन में, और जो समस्त 2 से अधिक पद है तो बहुवचन में होता है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसी में ही, समस्त पद का लिंग उत्तर पद के लिंग के अनुसार निर्धारित होता है। तो दोस्तों समस्त पद का जो लिंग होगा वो उत्तर पद के लिंग के अनुसार निर्धारित होगा। समस्त पद जो बनेगा, समस्त पद का लिंग उत्तर पद के लिंग के अनुसार निर्धारित होता है। तो दोस्तों इसमें इतरेतर द्वंद्व समास जो है इसमें कुछ शर्तें हैं। तो शर्त आपने देख ली होगी दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं एक बार। सभी पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है। समस्त पद जो रहेगा, समस्त पद में दो या दो से अधिक पद होते हैं। अगर दो पद होते हैं समस्त पद में तो द्विवचन में, और दो से अधिक अगर पद होते हैं तो समस्त पद जो है वो दोस्तों बहुवचन में होता है। नेक्स्ट इसमें अपन ने बात की कि समस्त पद का जो लिंग है वो उत्तर पद के लिंग के अनुसार निर्धारित होता है। तो दोस्तों ये था इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें हमने कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखा है। अब जो इतरेतर द्वंद्व समास है इसकी हम उदाहरणों की बात करते हैं दोस्तों। तो पहला उदाहरण देखते हैं, हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च। तो दोस्तों इसमें जो पद बना है वो बना है हरिहरय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो पद हैं। अभी हमने बात की थी अगर दो पद रहेंगे तो जो समस्त पद है वो द्विवचन में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हरिहरय पद बन रहा है और जो द्विवचन में पद बनेगा दोस्तों वो बनेगा हरिहरौ, रामों की तरह बनेगा दोस्तों हरिहरौ। तो द्विवचन में ये पद बन गया, दो पद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईसश्च कृष्णश्च, ईश कृष्ण बनता है और द्विवचन में जो पद बनेगा वो बनेगा दोस्तों ईश कृष्णौ। नेक्स्ट देखते हैं, शिवश्च केशवश्च, यानी दोस्तों दो पद हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जो द्विवचन में बनेगा वो बनेगा शिव केशवौ। नेक्स्ट है रामश्च लक्ष्मणश्च। तो दोस्तों यहाँ पर भी दो पद हैं, तो जो पद बनेगा समस्त पद वो द्विवचन में बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा राम लक्ष्मणौ। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो एक एग्जाम्पल लगभग एग्जाम में आता रहता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माता च पिता च। तो दोस्तों इसका भी द्विवचन में रूप बनेगा, तो समस्त पद बनेगा क्योंकि इसमें भी माता और पिता दो पद है। और दोस्तों यहाँ पर च का अर्थ ग्रहण हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इतरेतर द्वंद्व समास है उसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो माता पितरों जो पद बन रहा है वो द्विवचन में बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इन एग्जाम्पलों को आपको विशेष याद रखना है और किस समास में ये एग्जाम्पल आ रहे हैं उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे माता पितरों जो इम्पोर्टेंट है वो आता है इतरेतर द्वंद्व समास में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक शेष द्वंद्व, यानी इसमें अनेक पदों के स्थान पर एक ही पद का अस्तित्व होता है दोस्तों। तो देखिए एक शेष जैसे इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, यानी अनेक पदों के स्थान पर एक ही पद का अस्तित्व होना एक शेष जो द्वंद्व समास है वो कहलाता है। समस्त पद में एक ही पद शेष रहता है। तो दोस्तों जो समस्त पद रहेगा, जो पद बनेगा समस्त पद, उसमें एक ही पद शेष रहता है। चाहे व्यस्त पद में अनेक पद हो, लेकिन जो समस्त पद बनेगा उस समस्त पद में एक ही पद शेष रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नियम को, दो पदों के स्थान पर एक शेष होने पर द्विवचन तथा दो से अधिक पदों के होने पर बहुवचन में जो रूप बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों इतरेतर में जो अभी हमने देखा था कि दो पद होंगे तो द्विवचन में बनेगा, दो से अधिक पद होंगे तो बहुवचन में समस्त पद का रूप बनेगा। इसमें भी यही बात कही गई है कि दो पद के स्थान पर एक शेष होने पर द्विवचन में तथा दो से अधिक पदों के होने पर
बहुवचन में रूप बनता है, बहुवचन में होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ हमने इसमें नियम देखे हैं। एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत की अनेक पदों के स्थान पर एक ही पद का अस्तित्व होगा। समस्त पद में एक ही पद शेष रहता है दोस्तों। दो पदों के स्थान पर एक शेष होने पर द्विवचन होगा और दो से अधिक पदों के होने पर बहुवचन होगा। तो दोस्तों ये एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक शेष द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं, भार्या च पत्नी च, भार्या च पत्नी च। अब दोस्तों यहाँ पर दो पद हैं, तो दो पद हैं जो समस्त पद में रूप बनेगा वो बनेगा दोस्तों भार्य बनेगा, या पत्न्यौ भी बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में, इसलिए भार्यई भी बन सकता है और पत्न्यौ भी बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, रामश्च रामश्च, रामश्च रामश्च, यानी रामच रामच। तो दोस्तों इसमें भी दो पद हैं, तो द्विवचन में रूप बनेगा रामौ बनेगा दोस्तों। यहाँ पर अनेक पदों के स्थान पर एक ही पद शेष रहता है दोस्तों। यहाँ पर एक पद आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक शेष, जैसे इसके नाम से प्रतीत होता है एक शेष, तो यानी एक ही पद यहाँ पर शेष रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुत्रश्च पुत्री च, पुत्रश्च पुत्री च। तो दोस्तों यहाँ पर जो पद बन रहा है वो बन रहा है पुत्रो, यानी पुत्र और पुत्री के लिए एक शेष जो समस्त पद हो जाएगा दोस्तों वो होगा पुत्रो बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों, माता च पिता च, माता च पिता च। तो दोस्तों माता और पिता के लिए हम पितरौ जो पद है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक शेष में जो पद बनेगा माता च पिता च वो बनेगा दोस्तों पितरौ। तो दोस्तों हमने ये जो एग्जाम्पल है माता च पिता च, ये एग्जाम्पल हमने इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत भी देखा है और एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत भी देखा है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन में नहीं होना है, जो व्यस्त पद है वो दोनों का सेम है, यानी माता च पिता च। इतरेतर में भी यही है व्यस्त पद और एक शेष में भी यही है, यानी इतरेतर में अगर हम इसमें समस्त पद बनाएंगे तो वो बन जाएगा माता पितरौ, और जो एक शेष में बनाएंगे वो बनेगा दोस्तों पितरौ। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, समाहार द्वंद्व, यानी हमने इतरेतर द्वंद्व समास की चर्चा की है, एक शेष की चर्चा की है, अब हम समाहार द्वंद्व समास की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदों का अलग अलग अस्तित्व नहीं होकर समूह के रूप में ही अस्तित्व होना। समाहार का मतलब होता है दोस्तों समूह, यानी दो या दो से अधिक पदों का अलग अलग अस्तित्व नहीं होकर, या तो दो पद या दो से अधिक पद अगर होंगे तो उन पदों का अलग अलग अस्तित्व नहीं होकर समूह के रूप में अस्तित्व होना समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। समाहार द्वंद्व में बनने वाला समस्त पद नित्य रूप से एक वचन में होता है। तो दोस्तों समाहार यानी समूह अर्थ में समाहार जो द्वंद्व समास है उसमें जो बनने वाला समस्त पद है दोस्तों, समस्त पद नित्य रूप से एक वचन में होता है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि जो समस्त पद बनेगा समाहार अर्थ में, तो उसमें एक वचन में जो नित्य रूप से जो समस्त पद बनेगा वो एक वचन में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ही समाहार द्वंद्व में बनने वाला समस्त पद
नित्य रूप से नपुंसक लिंग में होता है। यानी दोस्तों ऊपर हमने देखा कि समाहार द्वंद्व में बनने वाला जो समस्त पद है वो नित्य रूप से एक वचन में होगा। एक वचन में तो होगा दोस्तों, लेकिन वो कौन से लिंग में होगा? नपुंसक लिंग में होगा। तो समाहार द्वंद्व में जो समस्त पद बनेगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। अतः समस्त पद के अंत में स्थित दीर्घ स्वर को ह्रस्व आदेश हो जाता है। यानी जो समस्त पद बनेगा उस समस्त पद बनेगा उस समस्त पद के अंत में स्थित अगर दीर्घ स्वर है तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व आदेश भी हो जाता है। यानी कोई भी स्वर अगर दीर्घ होगा तो उसका क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये द्वंद्व समास में हमने कुछ नियम देखे हैं, तो आप इन नियमों को याद रखना है कि दो या दो से अधिक पदों का अगर अस्तित्व होगा तो समूहक के रूप में अस्तित्व होना। नेक्स्ट है समाहार द्वंद्व में समस्त पद जो बनेगा वो एक वचन में बनेगा नित्य रूप से, और जो नपुंसक लिंग में एक वचन में रूप बनता है। अगर समस्त पद के अंत में अगर दीर्घ स्वर होता है तो उसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व आदेश भी हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो समाहार द्वंद्व है इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला देखिए, पाणी च पादौ च, हाथ और पैर। पाणी च पादौ च, तो दोस्तों च का अर्थ ग्रहण हो रहा है इसमें, च मीन्स और। तो इसमें जो रूप बनेगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर बन रहा है पाणी पादम, तो ये पाणी पादम जो रूप बन रहा है वो नपुंसक लिंग एक वचन में बन रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंठश्च तालु च, कंठ और तालु। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो रूप बन रहा है वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही बन रहा है, कंठ तालु। नेक्स्ट देखते हैं, अस्त्रम च शस्त्रम च, अस्त्र और शस्त्र। यहाँ पर जो रूप बन रहा है वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही बन रहा है, अस्त्र शस्त्रम। नेक्स्ट है वंशी च वीणा च, वंशी और वीणा। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखिए वंशी वीणा यहाँ पर रूप बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? वंशी वीणा। अब यहाँ पर बात हुई थी कि नपुंसक लिंग एक वचन में नित्य रूप से यहाँ पर रूप बनेगा जो समस्त पद में बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों वंशी वीणम बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि नपुंसक लिंग एक वचन में समाहार जो द्वंद्व समास है उसमें रूप बनता है। तो यहाँ पर वंशी वीणम रूप बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आज द्विगु समास और द्वंद्व समास की चर्चा की है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये दोनों जो समास है वो आपके क्लियर हो जाएंगी वीडियो को देखने के बाद में। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुव्रीहि समास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।